नमस्कार साथियों, मैं मनोज सिंह रावत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर मनो रावत में। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हम पढ़ रहे थे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो उसी में आज हमने पहला लॉ पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज गाइज हम क्या करेंगे, जो केपलर्स का सेकंड लॉ है। क्या है केपलर्स का सेकंड लॉ? केपलर्स का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। क्या है? क्षेत्रफल का नियम। जिसे भी केपलर, जो मैंने बताया था कि जो क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कब दिया था? 1609 में दिया था। तो ये याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक है गाइज। जो केपलर थे, केपलर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने केपलर्स का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ था वो 1609 में दिया था, और जो थर्ड लॉ था वो 1619 में दिया था। अगर ज़्यादा तो आपको, अगर आपके थ्योरी एग्जाम्स तो में हर साल आता ही आता है केपलर, कभी केपलर्स का फर्स्ट पूछ देता है तो कभी केपलर्स का सेकंड पूछ देता है। तो इतना, अगर आप ज़्यादा इंट्रो नहीं भी लिखते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो खाली एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, इतने में या इतने में दे रखे हैं, ये वाला लॉ इतने में आया था। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर के सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? द रेडियस वेक्टर ऑफ एनी प्लेनेट रिलेटिव टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स एरिया वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि जो केपलर का सेकंड लॉ है वह क्या कहता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है किसी भी प्लेनेट का, क्या होता है, किसी भी जो ग्रह है उसका जो रेडियस वेक्टर यानी त्रिज्या सदिश होता है, जो क्या होता है, त्रिज्या सदिश होता है, वो क्या करता है गाइस? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो समान क्या करते हैं, समान इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समान समय अंतराल में क्या करती है, एक निश्चित दूरी या समान दूरी को तय करती है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? द रेडियस वेक्टर ऑफ एनी प्लेनेट। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप जब इसको समझ के करें कि जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर समान समय अंतराल है, यानी मतलब सूर्य के चारों ओर समान समय में समान दूरी तय करते हैं। और इस जिसका मतलब क्या होता है कि जो एरिया वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो वेग क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो ये केपलर का सेकंड लॉ कहता है। ये बहुत इजी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द रेडियस वेक्टर ऑफ एनी प्लेनेट रिलेटिव टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स एरिया वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप में से गाइस बहुत लोग हिंदी में 12 तक हिंदी माध्यम में पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन आप जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो आप अपने हाथ से खुद से नोट बनाने लग जाएंगे। तो आपको इंग्लिश अच्छी लग जाने लगेगी, फिर आप इंग्लिश जो हिंदी है, हिंदी के वर्ड भूलने लग जाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली हम कैरेक्टरिस्टिक सेकंड लॉ को कैसे प्रूव करें, कैसे वो करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड लॉ है, उसको हम यानी डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की क्या होता है, हमारा एरिया वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट होता है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एल वेक्टर अपॉन 2m, एल वेक्टर अपॉन 2m, यानी मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन 2m। ठीक है। या केवल आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, एल वेक्टर अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या कर सकते हैं? एल वेक्टर अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इतना ही आप इसको प्रूव करना होता है। तो आइए हम इसको एक फिगर के माध्यम से, एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। यह देख सकते हैं यहाँ क्या है, इलेप्टिकल पाथ है, क्योंकि जैसे हमने कल भी बताया था कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, अराउंड चक्कर लगाते हैं उसके चारों ओर। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे सन है, फोकस 1 है, और यहाँ फोकस 2 है। अब देखिए ये सन से मान लो यहाँ पे एक प्लेनेट है और यहाँ पे सेकंड प्लेनेट है। तो जो सन है, ये प्लेनेट यहाँ सन से लेके इस पॉइंट तक क्या करिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस कवर करिए, यानी इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए, कैपिटल डेल्टा, इसे कहते हैं कैपिटल डेल्टा, और इसे कहते हैं स्मॉल डेल्टा, और ये भी डेल्टा होता है, इसे भी क्या कहते हैं, कैपिटल। तो देख सकते हैं आप, तो डेल्टा ए वेक्टर और डेल्टा ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी समय में क्या करेगी, यानी जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, डेल्टा टी समय में डेल्टा ए वेक्टर का जो इसका जो एरिया होगा उतना डिस्टेंस तय करेंगे। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी डेल्टा आर वेक्टर। क्या हो जाएगी, डेल्टा आर वेक्टर। और यहीं से
अगर ये इतने समय में यहाँ से इतनी दूरी तय कर रही है, इतना डिस्टेंस तय कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है गाइस, यहाँ पे मैंने ड्रॉ में तो इतना दिखा रखा है, लेकिन आप इसको छोटा कर सकते हैं और ज़्यादा, और इसको थोड़ा और बड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ देखो, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी ब्रेथ ज़्यादा होगी इसमें। अब क्योंकि इसमें क्या है, ये फोकस वन यहाँ पे है ना, इस पॉइंट के नज़दीक पे है, और ये हमारे, मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने आपको सेमी मेजर एक्सिस, और ये बताया था सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। ये भी डेल्टा टी समय में इतना डिस्टेंस तय करी, और ये भी स्मॉल डेल्टा टी समय में इतना डिस्टेंस तय करी, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई गाइस, की हो जाएगी स्मॉल आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर वेक्टर है, और इतना यहाँ से और इसकी डिस्टेंस डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखना एक ट्रायंगल भी बन रहा है इसमें अपने आप में। तो आप इसको अच्छे से इस बेस पे समझ सकते हैं, ये आर वेक्टर हो गया, ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का जो सम होगा यहाँ, वो हो जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अब आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने में हम इसको एक और ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। जो आप ये ड्रॉ, आप इसको ना भी बनाएं तो आप इसको बना सकते हैं, या इसको ना भी बनाए तो इसको बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल है। वैसे ये बहुत छोटा है, मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसका प्रूफ बहुत ही छोटा है, बस मैं आपको ड्रॉ के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आप इसको एग्जाम्स में और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको बनाओ, इसको मत बनाओ, या इसको बनाओ, इसको मत बनाओ। अगर कोई दोनों दिखा सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए सेम यही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो ये सन है, ये प्लेनेट है, ये पॉइंट होगी, ये प्लेनेट हो गया। आप देखिए ये वाला ड्रॉ, आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर, और आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर यहाँ हो गया, और ये डेल्टा आर वेक्टर इतना डिस्टेंस तय कर रहा है कितने टाइम पे, डेल्टा टी टाइम पे। तो भाई आप इसको इतना कर सकते हैं। तो आप सभी को वैसे तो पता होगा कि इसमें बहुत सारे मैथ्स वाले भी होंगे, नहीं भी, अगर कोई किसी की 11th और 12th में मैथ्स नहीं भी थी, वैसे तो बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें फिजिक्स में तो सारे मैथ्स वाले ही होते हैं, तो आप सभी को तो पता होगा ही कि जो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, यानी किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वैसे तो क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ है इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ है इंटू हाइट, यानी हिंदी में 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में कहते हैं लेंथ है इंटू हाइट। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमें, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसका उसका एरिया हो जाएगा इस वाले का, उसका एरिया क्या था हमारा, डेल्टा ए वेक्टर था। हम इस ड्रॉ के माध्यम से करेंगे ना, इस ड्रॉ के बेसिस पे करेंगे, तो हमारे क्या डेल्टा ए वेक्टर, क्योंकि इसका निकालना है हम, तो डेल्टा ए वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आएगा इस 1/2 या हाफ ऑफ आर वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर, इतना आपको समझ आएगा, लेंथ है इंटू हाइट, इतना समझ लेना। ये हम क्या, आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है। तो नीचे आप इसको क्या कर देंगे गाइज, बोथ साइड, अब यहाँ से क्या कर देंगे, कंडीशन बना देंगे, या कुछ हम अपने यहाँ से बोथ साइड, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। हो सकता है गाइज आपके पास कोई अलग अलग मेथड हो, दूसरी ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो मेथड से करा रहा हूँ बहुत ही इजी मेथड है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बोथ साइड डेल्टा टी वेक्टर से हम क्या करें, डिवाइड करें, तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी। तो यार इतना समझ में आया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कॉज जो क्या होता है, डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी होता है, वो क्या होता है, वी वेक्टर होता है। क्या होता है, वी वेक्टर होता है। तो हम अब इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, वी लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, डेल्टा ए वेक्टर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यार इतना हो गया, हमने डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी वेक्टर लिख दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं गाइस, हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे क्या करते हैं, एम से डिवाइड भी करते हैं और एम से इंटू भी करते हैं, यानी एम से मल्टीप्लाई भी करते हैं और एम से डिवाइड भी करते हैं। तो अभी आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप अभी देख लीजिए। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ से हमारा
अब हमको पता है बिकॉज m इंटू वी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, p वैक्टर होता है। क्या होता है, p वैक्टर होता है। आपने लीनियर एक्सेलरेशन वाला पढ़ा होगा, उसमें तो पी वैक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वैक्टर। शायद मैं सही बोला और एक ही सभी इसी टाइप का हिंदी में बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा ए वैक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/2m आर वैक्टर क्रॉस, और यहाँ पे क्या करते हैं एम वी वैक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी वैक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी वैक्टर लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं गाइज, बिकॉज आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर इज इक्वल टू एल वैक्टर। क्या होता है, एल वैक्टर। तो आप हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एल वैक्टर लिख देंगे। तो हमारे प्रूफ आ जाएगा, किस तरह आ जाएगा, एल वैक्टर ऑफ ओवर की जगह आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। हमने कहीं से कर दे रखे हैं, आप सबको पता ही है पहले से ही। ये अगर मैं अपने मन से करता तो इनको, तो आपको बहुत टफ लग जाता है। इसलिए जो कैलकुलस का सेकंड लॉ है, इसको ड्राइव करना है, इसको प्रूव करना बहुत ही ईजी है गाइज। तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हैं। बस केवल कंडीशन बनानी है आपको। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा आपने, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, और अब आप BSc लेवल भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए कोई पहाड़ जैसी चीज़ तो है नहीं, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो वहाँ क्या था, डेल्टा ए वैक्टर ओवर डेल्टा टी है, तो हम यहाँ पर आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर की जगह पे हम एल वैक्टर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से हमारे क्या बन गया, एल वैक्टर ओवर 2m। क्या बन गया, डेल्टा ए वैक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वैक्टर ओवर 2m। बना ना गाइस, ये तो हमने कर दिया जो जैसा प्रूव करना था हमको। अब हम इतना भी कर सकते हैं, उतना छोड़ भी सकते हैं गाइस, ये आगे से कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर हम और अच्छा से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कंडीशन बना देते हैं, इफ़ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मान लेते हैं हम यहाँ पे जो डेल्टा टी है उसको क्या करते हैं, टेंडिंग जीरो की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा डेल्टा टी समय मतलब समय जो हमारे है ना, समय वो क्या है, जीरो की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ए वैक्टर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वैक्टर ओवर 2m। सेम लिख दिया हमने, बस लिमिट खाली रख दिया। तो हम जो है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ए वैक्टर ओवर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए, स्मॉल डी ए ओवर डी टी। इसको भी हम स्मॉल डी ए ओवर जो डी टी होता है, इसको जो डी स्मॉल डी होता है इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं ये, लेकिन स्मॉल डेल्टा होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एल वैक्टर ओवर 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गाइज ये हमारा प्रूफ हो चुका है कैपलेट्स का सेकंड लॉ, जो क्या था, लॉ ऑफ एरिया, और कब दिया गया था, 1609 में। अगर आपको गाइज कहीं समझ में नहीं आया तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। बस मैंने समझाने में ज़्यादा टाइम लगाया है, आपको और से समझ में एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी ये तो खाली 2 मिनट का भी नहीं है, नहीं तो अगर मैं इसको तुरंत कर देता तो 2 मिनट का भी नहीं था ये समझाने में। अगर मैं नहीं तो पहले से मैं लिख के रखता, आपको ऐसे समझाया जाता तो आपको उतने अच्छे क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं आपको लिखता भी रहता हूँ और साथ में आपके डाउट भी क्लियर होते रहते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा और न्यूटन जो कैपलेट्स का जो पहला लॉ था और कैपलेट्स का जो सेकंड लॉ है वो मैंने कवर करा दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको पहला लॉ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस प्रकार हम अगली वीडियो में जो डालेंगे कैपलेट का थर्ड लॉ डालेंगे, उसमें भी थोड़ा उसको भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा गाइस। वो लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है लगभग पूछे ही जाते हैं, मतलब ये रिपीट होते हैं। लेकिन सेकंड लॉ भी पूछा जाता है, लेकिन सेकंड लॉ थोड़ा छोटा है इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसका जो प्रूफ है थोड़ा सिंपल है। तो और जब ये हो जाएगा हमारा, तो गाइज मैं तो आपको हर चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो हर साल पूछे जाते हैं उन चीज़ों को बताऊँगा। एक मतलब आपका जो पेपर के लिए जो तैयारी है वो गाइज वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप रेगुलर अगर यहाँ बने रहेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया तो आप लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू गाइज।